नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक स्पेशल क्लास केमिस्ट्री की, यानी कि रसायन विज्ञान की। और यहाँ पर हम टॉप 50 प्रश्न देखने वाले हैं और इसमें जो है हम आवर्त सारणी के भी प्रश्न यहाँ पर आपको कराने वाले हैं। तो आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम में जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और समूह होते हैं? तो इसमें जो है 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। आवर्त किसको बोला जाता है? जैसे कि कोई सारणी है, उसमें ये जो लेटी हुई लाइनें होती हैं इनको जो है आवर्त बोला जाता है, और जो खड़ी लाइनें होती हैं इस तरीके से इनको जो है समूह या वर्ग बोला जाता है। तो 7 यहाँ पर आवर्त हैं और 18 जो है ये समूह हैं। तो इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि अष्टक का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये क्वेश्चन कई बार यहाँ पर रिपीट हो चुका है। अभी आपके जो एग्ज़ाम चल रहे हैं ग्रुप डी के, तो वहाँ पर पूछा गया है कि अष्टक का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था न्यूलैंड्स के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूलैंड्स के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तत्वों को व्यवस्थित करने का पहला प्रयास किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये किया था डॉबेराइन ने। किसने किया था? डॉबेराइन ने जो है तत्वों को व्यवस्थित करने का सर्वप्रथम पहला प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आवर्त में तत्वों की संख्या न्यूनतम है? तो ये जो है प्रथम आवर्त में। किसमें? प्रथम आवर्त में जो है तत्वों की संख्या सर्वाधिक नहीं है बल्कि न्यूनतम है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के किस गुणधर्म पर आधारित है? तो ये आधारित है परमाणु संख्या के आधार पर। किस पर आधारित है? परमाणु संख्या के आधार पर इनको यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस का स्थान किस वर्ग में रखा गया है? तो ये रखा गया है वर्ग 18 में, यानी कि जो खड़ी लाइनें हैं इसमें जो 18वां वर्ग है, जो 18वां समूह है, उसमें जो है अक्रिय गैसों को रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की संयोजकता निर्धारित होती है, कहाँ से निर्धारित की जाती है? तो ये निर्धारित की जाती है वाहकत्म कक्ष के इलेक्ट्रॉन से, यानी कि जो सबसे बाहरी कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे यहाँ पर संयोजकता को निर्धारित किया जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 है, आवर्त सारणी में इसका स्थान होगा। तो इसका स्थान होगा दूसरा आवर्त और 14वां वर्ग, यानी कि ये ऑक्सीजन की बात कर रहा है। 2,6 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीजन का होता है और ये होता है आपका दूसरे आवर्त में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि परमाणु का जो साइज है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं? तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो यहाँ पर जो बात की जा रही है ये परमाणु त्रिज्या की बात की जा रही है। तो अगर हम किसी भी आवर्त सारणी की अगर बात करें, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें अगर हम दाएं से अगर हम बाएं की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर जो है परमाणु त्रिज्या का जो आकार है ये बढ़ता है, और अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो भी इसका आकार बढ़ता है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी हैं। दाएं से बाएं जाएंगे तो आकार बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो भी आकार बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है, यानी कि ये एक अक्रिय गैस है। आपको पता होगा कि जो शून्य वर्ग में जो यहाँ पर गैसें हैं वो सारी की सारी अक्रिय गैसें हैं, और इन्हीं अक्रिय गैसों को दुर्लभ गैस भी बोला जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा।
इसको दुर्लभ गैस के रूप में भी हम लोग जानते हैं, जैसे कि हीलियम हुआ, ठीक है। हीलियम के बाद आपका नियान हुआ, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन हो गया, ऑर्गन के बाद आपका क्रिप्टॉन हो गया, जीनान हो गया, रेडान हो गया। तो ये सारी की सारी गैसें आपकी अक्रिय गैसें हैं, और रेडान को छोड़कर ये सारी की सारी गैसें आपके वायुमंडल में पाई जाती हैं। केवल रेडान नहीं पाई जाती है, बाकी हीलियम, नियान, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान ये सारी की सारी जो अक्रिय गैसें हैं ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। IUPAC का पूरा नाम यहाँ पर बताना है आपको। तो IUPAC का पूरा नाम यहाँ पर क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट, ये IUPAC का पूरा नाम होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए ये प्रश्न फिर से आ गया। अभी हमने आपको बताया था कि दाएं से बाएं जाने पर बढ़ती है त्रिज्या। अब यहाँ पर बाएं से दाएं पूछ लिया है तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है त्रिज्या घटती है। अगला क्वेश्चन है, किस अधातु में धातुीय चमक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ग्रेफाइट और आयोडीन में। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो जल यानी कि पानी जो है ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अगला है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है प्लाज्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चतुर्थ अवस्था यहाँ पर पूछी जाती है, तो प्लाज्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकरण की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकरण की जो खोज है ये की गई थी डी ब्रोगली के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ब्रोगली इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पोलोनियम के। कितने पाए जाते हैं? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि पोलोनियम में समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो ये है टोटल 27, यानी कि 27 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, आइसोटोन होते हैं। तो क्या होते हैं? समान संख्या वाले जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको हम आइसोटोन के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है कहलाते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, ये कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें होती है 46%। कितनी होती है? नाइट्रोजन में जो यूरिया की मात्रा होती है वो 46% होती है। अगला है, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। तो ये कितना होता है? ये होता है 22.4 लीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22.4 लीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वात्रिक विलायक है? तो जल जो हो जाएगा ये सर्वात्रिक विलायक होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन जो है ये सबसे हल्का तत्व होता है। अगला है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? तो फ्लोरीन जो होती है ये सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता रखती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो ये होते हैं परमाणु भार के। परमाणु भार के ये जो है आवर्ती फलन होते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम जो होता है ये सबसे भारी तत्व होता है। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये जो है आयरन यानी कि लोहा का अयस्क होता है। हेमेटाइट हुआ, मैग्नेटाइट हुआ, तो ये दोनों जो है लोहा के अयस्क होते हैं। अगला प्रश्न है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है तांबा, जस्ता और निकिल का। तांबा, जस्ता और निकिल का ये एक मिश्रण होता है। आप लोग जो है जर्मन सिल्वर के नाम से यहाँ पर सिल्वर
देख के अगर उसमें Ag दिया होता है तो आप लोग वो टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर सिल्वर नहीं होता है। इसमें जो है तांबा, जस्ता और निकेल इनका जो है मिश्रण होता है, तो ये कहलाता है आपका जर्मन सिल्वर। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है पिच ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? तो ये जो है कोरंडम का एक अयस्क होता है। नेक्स्ट है किसमें कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है? तो ढलवां लोहा जो होता है इसमें कार्बन की प्रतिशतता सर्वाधिक होती है। अगला है कि सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो हीरा जो है ये सबसे कठोर तत्व होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हो चुका है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो ये जो है एथिलीन का बहुलक है। पॉलीथीन जो है किसका बहुलक है? ये जो है एथिलीन का एक बहुलक है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का जो प्राकृतिक रबर है ये एक बहुलक है। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस पाई जाती है यहाँ पर गोबर गैस में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि किसी अपक्रिया के वेग को सर्वाधिक प्रभावित करता है, तो क्या प्रभावित करता है? तो ये करता है ताप। ताप हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी अपक्रिया है उसमें ताप जो है ये सर्वाधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कौन सी गैस चूने के जल को दूधिया कर देती है? तो ये करती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 गैस जो है ये चूने के जल को दूधिया कर देती है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अपक्रिया है? तो ये जो है एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। अगला है, किसी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो ये होता है 7। अगर 7 से कम है तो हो जाएगा क्षारीय, 7 से अधिक है तो हो जाएगा अम्लीय। नेक्स्ट है, उपचयन अपचयन अपक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है आपका रेडॉक्स। उपचयन अपचयन अपक्रिया जो है ये कहलाती है रेडॉक्स, तो रेडॉक्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, नींबू के रस का pH मान लगभग होता है? तो नींबू के रस का जो pH मान होता है वो लगभग होता है 2.2। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो कैल्शियम धातु जो है इसको अगर हम जल में डालते हैं तो ये जो है तैरने लगती है। अगला प्रश्न है, इस्पात में कितने प्रतिशत कार्बन होता है? तो इस्पात में 2% कार्बन पाया जाता है। कितने प्रतिशत? 2% कार्बन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो मरकरी जो है यानी कि जो Hg है ये आपकी द्रव अवस्था में एकमात्र पाई जाने वाली धातु है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आप देखते हैं, तांबा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो तांबा और टिन से जो बनी धातु होती है वो कहलाती है कांसा, तो कांसा हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है? तो मृदु जल में। साबुन के द्वारा जो सफाई का काम है वो किस जल में अच्छी तरीके से होता है? तो ये जो है मृदु जल में होता है। अगला है, साबुन में कौन सा अम्ल होता है? तो साबुन में जो है पॉम्टिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पॉम्टिक एसिड जो है इसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो ये बनता है मिश्रण। क्या बनता है? मिश्रण बनता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? तो ये की थी जॉन डाल्टन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो ये की थी जॉन डाल्टन ने। आगे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारी आज की क्लास का 50 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो ये की थी थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो ये की थी चैडविक ने। और अगला है, परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने की? तो ये की थी रदरफोर्ड ने। तो इस तरीके से आप लोग ये जितने भी खोजकर्ता हैं, वैज्ञानिक हैं, इनको भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास में ये। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर
और वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।